हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू करेंगे। ये एमसीक्यूज सीरीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं 900 एमसीक्यूज से ज़्यादा इसके अंदर एमसीक्यूज हैं। ये पीडीएफ आपको मिलेगी किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप पर, और उसी ऐप में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के, कुल मिला के 500 क्वेश्चन विद एनालिसिस वीडियोज़ आपको उसी ऐप में मिल जाएंगे। तो वो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करके ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हो। इसके साथ ही आपको बता दूं, 11th 12th या फिर बीकॉम, बीबीए और सीए फाउंडेशन की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं। अगर किसी को उन ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 56, When balance as per passbook is starting point, interest allowed by bank। देखिए, हमारे पास एक कैश बुक का बैलेंस होता है और दूसरा होता है किसका, पासबुक का। अब दो में से एक बैलेंस होगा। अगर मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है तो मुझे इसको मैच करना है किसके साथ, पासबुक के साथ। अगर मुझे पासबुक का बैलेंस है तो उसे मुझे मैच करना है कैश बुक के साथ। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में एक बैलेंस दिया गया है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो उसको हम क्या करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है कि मान लो कि दोनों बैलेंस 5-5 हज़ार बराबर थे, ठीक है। अब मेरे पास पासबुक का बैलेंस है, मुझे उसको कैश बुक के साथ मैच करना है, राइट। बैंक ने इंटरेस्ट अगर मुझे दिया होगा तो ऑब्वियसली मेरा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ गया होगा 1000। मान लो 1000 इंटरेस्ट दिया तो कितना हो गया, 6000। लेकिन अगर वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया तो कैश बुक का बैलेंस मुझे कितना दिखाएगा, 5000। अब अगर मुझे पासबुक का बैलेंस है तो मुझे इसको किसके साथ मैच करना है, कैश बुक के साथ। तो वो जो 1000 रुपया मैंने इसमें ऐड किया था, बैंक का हमारा इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ था, मैं वापस से उसको माइनस कर दूंगा ताकि मेरा बैलेंस किसके बराबर हो जाए, कैश के बैलेंस के बराबर हो जाए। तो सिंपल, आपने जो प्लस किया था 1000 रुपीज़ जो आपको बैंक इंटरेस्ट मिला था, उसको वापस से माइनस कर दो सो दैट आपका बैलेंस जो है कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच हो जाए। सो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। किसकी मदद से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। पहले भी शायद ये क्वेश्चन आ चुका है। ए, बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बी, बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। सी, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। डी, नन ऑफ द अबव। जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं बैंक स्टेटमेंट या जो पासबुक होती है हमारे, उसके बैलेंस को हम मैच करते हैं हमारी जो कैश बुक होती है उसका जो बैंक कॉलम होता है उसके साथ। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ABC एंटरप्राइज एज ऑन 31/3/2006 इज़ 1500। हमारे पास जो हमारी कैश बुक है उसका जो डेबिट बैलेंस है, ठीक है, हमारा जो बैलेंस एज पर कैश बुक है वो हमें गिवन है कितना, 1500। और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल, याद रखना, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अब हमें कैश बुक के बैलेंस को मैच करना है किसके साथ, पासबुक के साथ। तो आगे कहता है चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक बैंक में जमा किए बट नॉट क्लियर्ड ₹100। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किए थे लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुए। ऑब्वियसली अगर वो बैंक में क्लियर नहीं हुए, अगर हमारे अकाउंट में वो ₹100 नहीं आए तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया एज़ कम्पेयर टू कैश बैलेंस। क्योंकि जब मैं कोई चेक बैंक में भेजूंगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं रफली करके बताऊंगा कि मैं अपना कैश बढ़ा दूंगा, इंक्रीज़ कर दूंगा, क्योंकि वो चेक मैंने बैंक में भेजा है तो मेरा बैंक बैलेंस 1600 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो चेक क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे वापस से ये 100 रुपया कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो बैंक वाला बैलेंस है वो 1500 ही शो कर रहा है, जबकि कैश बैलेंस मैंने 100 रुपीज़ इंक्रीज़ कर लिया है। तो इसको फिर से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 100 रुपीज़, ठीक है। शॉर्टकट में जा रहा हूँ, पूरा लिखूंगा नहीं। उसके बाद लिखा है चेक इशूड, यानी मैंने किसी को पेमेंट की थी। तो ऑब्वियसली अगर मैंने किसी को पेमेंट की तो मैं अपना कैश बैलेंस कम कर लूँगा। जितनी पेमेंट मैंने की, कितनी पेमेंट की, 150 मैंने कम कर दिया। लेकिन वो चेक भी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी हमारे बैंक से वो पैसा नहीं कटा। इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस 150 रुपये ज़्यादा दिखाएगा। तो अगेन मैंने जो यहाँ माइनस किया था कैश बुक में
कि जो मैंने पेमेंट की थी कि बैंक से भी वो पैसा कटेगा, लेकिन बैंक से वो नहीं कटा, तो मैं वापस से जो मैंने माइनस किया था उसको दोबारा से क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ताकि मेरा बैलेंस जो है पासबुक के साथ मैच हो सके। तो कितना हो गया, 1550। इसके बाद कहता है बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने आपको 50 रुपये इंटरेस्ट दिया और डिविडेंड भी दिया 50 रुपये, यानी आपका बैंक बैलेंस जो है 100 रुपीज़ बढ़ गया। तो बढ़ गया, अब मुझे कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के साथ मैच करना, तो अल्टीमेटली मैं इसको भी 100 रुपीज़ बढ़ा दूंगा। तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, 1650। 1650 इज़ द राइट आंसर, तो इसका आंसर रहेगा डी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 59th जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। तो ये ओवरड्राफ्ट है, मतलब माइनस में है ये बैलेंस। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो बताया गया माइनस में है। सो द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1500 एज कैश एट बैंक, बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट चेक ऑफ ₹100, $50 and $125 रिस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी हमने किसी को 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 125 रुपीज़ यानी 275 रुपीज़ के चेक हमने किसी को इशू किए थे। इसका मतलब कि कैश बुक से हमने वो 275 माइनस कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो पासबुक से भी वो चेक जो है हमारे हमारे बैंक से भी वो 275 माइनस होने वाला था, लेकिन वो चेक प्रेजेंट नहीं हुए, यानी हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे, जो 275 हमने माइनस किया था उसको वापस से हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐड तो करेंगे, लेकिन ऊपर क्योंकि 1500 माइनस में है तो मैथ्स वाला जो है प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना बचा, वो बचा हमारे पास 10 में से 5, 5 9 में 7 के 2, 1225। उसके बाद हमने एक चेक बैंक में जमा करवाया था। इसका मतलब अगर हमने बैंक में जमा करवाया तो कैश बैलेंस को अकॉर्डिंगली 400 रुपीज़ हमने इंक्रीज़ कर दिया होगा, लेकिन बैंक में वो चेक जमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो 400 हमने इंक्रीज़ किया था उसको माइनस कर दूंगा। तो माइनस करूंगा 400, ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना हो गया 1625। तो ये हमारा सही आंसर है और आंसर ये हमारा रहेगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। When drawing up a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per bank statement, the unpresented check should be unpresented check, जो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए उनको क्या करेंगे, ऑप्शन ए यानी ऐड कर देंगे। चलिए जी नेक्स्ट, ए डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटेड कैश बुक विल बी शोन। देखिए सिंपल सा है, जो डिपॉजिटेड की कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है उसको हम कैसे देखते हैं, चलिए ज़रा इसके ऑप्शन देख लें। ए डेबिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ए क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। देखिए हमारा जो कैश बुक का, याद रखना, हमारा जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है वो इक्वल टू पासबुक के, वो पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, एंड वाइस वर्सा। और कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा इज इक्वल टू पासबुक का कौन सा बैलेंस, पासबुक का वो होगा उल्टा डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि डिपॉजिटर की कैश बुक में डेबिट बैलेंस जो है, डिपॉजिटर की कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस है वो पासबुक में कौन सा होगा। तो मैंने अभी बता दिया कि पासबुक में वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। हमारा जो कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट, और पासबुक में डेबिट तो कैश बुक में क्रेडिट, उल्टा होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इफ़ यू स्टार्ट विद ए डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, अगर आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो और आप कैश बुक के डेबिट बैलेंस से यानी फेवरेबल बैलेंस से शुरू करते हो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड शुड बी। देखिए अगर मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मान लो 5000 का, मैंने किसी को अगर चेक इशू किया मतलब पेमेंट की, तो अल्टीमेटली मैं अपना कैश जो है उतना कम कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बैंक से भी, अगर मान लो ये बैंक भी 5000 है, बैंक बैलेंस भी पासबुक का, तो उसमें से भी 2000 कटेगा, तो दोनों अल्टीमेटली बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बट नॉट प्रेजेंटेड, अगर वो बैंक से पैसा कटा ही नहीं, तो बैंक बैलेंस मेरा कितना दिखाएगा, मुझे बैलेंस 5000। तो मुझे कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करने के लिए दोबारा से उनको 2000 को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने माइनस किए थे वापस से कैश बुक में ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए आंसर भी हमारा रहेगा ए यानी एडिट।
आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक कार, जो बैंक डायरेक्ट पेमेंट करता है उसको हम क्या कहेंगे। देखिए ये मेरी पासबुक है, ये मेरी कैश बुक है। पासबुक का बैलेंस भी 5,000 और कैश बुक का बैलेंस भी 5,000। जो भी हमारे पास बैलेंस दिया होता है, जैसे इस केस में पासबुक का है, हमें हमेशा मैच करना होता है कैश बुक के बैलेंस के साथ। तो अगर मान लो दोनों बैलेंस स्टार्टिंग में 5-5 हज़ार हैं और जो बैंक है उसने एक पेमेंट कर दी, डायरेक्ट पेमेंट कर दी सपोज 1,000 रुपये की, तो अल्टीमेटली मेरा पासबुक का बैलेंस कितना रह गया 4,000। लेकिन अगर वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की गई तो कैश बुक का बैलेंस कितना दिखाएगा 5,000। तो मैंने क्या कहा, जो बैलेंस हमारे पास है पासबुक का उसको मैच करना है कैश बुक के साथ। अब मुझे इस बैलेंस को इसके साथ मैच करने के लिए ये 1,000 रुपया वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो आंसर भी क्या रहेगा, एडिड इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जिसका बैलेंस आपके पास दिया होगा हमेशा आपने उस बैलेंस को दूसरे वाले के साथ मैच करना है। अगर कैश पासबुक का बैलेंस दिया और कैश बुक के साथ मैच करना है तो सिंपल याद रखो, अगर कैश बुक का बैलेंस किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से बढ़ रहा है तो आपने इसको भी बढ़ा देना है, अगर वो घट रहा है तो इसको भी आपने घटा देना है। बस इतना याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, अनकलेक्टेड चेक्स आर। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो जो अनकलेक्टेड चेक्स हैं उनका क्या करेंगे। देखिए फिर से वही कहानी है, ये कैश बुक है और ये पासबुक, ठीक है। एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लो 5-5 हज़ार दोनों के बैलेंस बराबर है। अब अनकलेक्टेड चेक्स वो होते हैं जो हमें कस्टमर से मिले हैं लेकिन बैंक में अभी तक वो पैसा कलेक्ट नहीं हुआ या बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा नहीं हुआ। अगर मान लो किसी कस्टमर ने मुझे 1,000 का चेक दिया था, ठीक है, तो मैं अपना कैश बैलेंस 1,000 अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर लूँगा, क्योंकि फाइनली ये बैंक में जाके भी मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करेगा 6,000, फाइनली बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर अनकलेक्टेड हैं चेक्स, क्या लिखा गया है, अनकलेक्टेड, यानी ये अभी कलेक्ट नहीं हुए, तो अगर ये बैंक में कलेक्ट नहीं हुए तो बैंक बैलेंस मेरा कितना दिखाएगा 5,000, जबकि कैश बैलेंस कितना है 6,000। अब मुझे हमेशा मैंने क्या कहा था, कैश बुक को किसके साथ मैच करना है, कैश बुक का बैलेंस है तो पासबुक के साथ और पासबुक है तो कैश बुक के साथ। इस केस में कैश बुक का बैलेंस है तो मुझे इसको मैच करना है इसके साथ। तो अब इस बैलेंस को इसके साथ मैच करने के लिए मुझे वापस से 1,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर रहेगा सब्ट्रैक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। A bank reconciliation statement is prepared to know the causes for the difference between, ऑलरेडी आज ही के सेशन में ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सीधा सीधा का आंसर दे देता हूँ कि कौन से हम जो डिफरेंसेस हैं उनको मैच करने के लिए बीआरएस बनाते हैं। तो वो दो डिफरेंसेस कौन से होते हैं, हमारी जो बैंक कॉलम है कैश बुक का और हमारी जो पासबुक है, इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं इनको मैच करने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है पहले, तो इसको डिटेल में मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। फिर से वही कहानी, मैंने आपको क्या बताया, सिंपल याद रखो, अगर आप कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच से शुरू कर रहे हो तो आपने मैच करना है पासबुक के साथ, और अगर आप पासबुक के साथ शुरू कर रहे हो तो आपने मैच करना है किसके साथ, कैश बुक के साथ। इस केस में हम किस बैलेंस के साथ शुरू कर रहे हैं, कैश बुक के साथ। तो मैं अगेन एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ये कैश बुक और ये पासबुक दो बैलेंस हैं, मान लो दोनों सेम है 5-5 हज़ार, राइट। अब इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट काटा, तो मान लो बैंक ने 500 रुपये आपके इंटरेस्ट के काट लिए, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया 4500, जबकि कैश में इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई, ये कितना दिखाएगा 5000। तो अगेन मुझे कैश बुक को किसके साथ मैच करना है, पासबुक के साथ। तो अगर मुझे कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना, 500 यहाँ से भी, ताकि मेरा बैलेंस 4500 के बराबर आ जाए, यानी कैश बुक के बराबर आ जाए। तो क्या करना पड़ा मुझे, सब्ट्रैक्टेड, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ है, अकॉर्डिंगली मैं अपना कैश बैलेंस भी कम कर लूँगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, डेटर इज़ ए पर्सन। डेटर कौन है, किसे हम डेटर कहते हैं, ए फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज, जिससे हमने गुड्स खरीदी, बी टू होम गुड्स आर सोल्ड, जिसको हमने गुड्स बेची, सी टू होम गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड, जिसको हमने गुड्स बेची या खरीदी, टू होम कैश इज पेड, जिसको हमने कैश दिया। डेटर वो होता है जिसको हमने उधार में गुड्स बेची। सो टू होम गुड्स आर सोल्ड। फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, जिससे हम उधार में गुड्स खरीदें उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो फिलहाल इस केस में 67 का आंसर रहेगा बी। चलिए जी नेक्स्ट चीज़,
गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 आर परचेज, हमने कितने की गुड्स खरीदी? 40,000 की गुड्स हमने खरीदी, ठीक है। ऑफ विच गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर रिटर्न बैक, इसमें से 5,000 की गुड्स हमने वापस कर दी, तो इसका मतलब हमारे पास कितने की गुड्स बच गई? 35,000 की। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 आर सोल्ड, इसमें से 30,000 की गुड्स हमने बेच दी और बेच दी, माइनस कर दो भाई क्योंकि ये हमने बेच दी है 5,000 की, सॉरी 30,000 की। ऑफ विच गुड्स कॉस्टिंग 4,000 आर रिटर्न, इसमें से जो हमने 30,000 की गुड्स बेची थी इसमें से 4,000 की गुड्स हमारे पास फिर से वापस आ गई हैं, वो हम ऐड कर लेंगे जो वापस आ गई, तो कुल हमारे पास स्टॉक कितने का हो गया? 9,000 का। अब आंसर देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ए ऑप्शन में 10,000, हमारा आंसर आया है 9,000, तो 9,000 हमारा रहेगा आंसर डी। चलिए जी 9,000 हमारा रहेगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69th क्वेश्चन है, ए मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 इज परचेज। अगर हमने एक मशीन खरीदी है तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नीदर ऑफ ए, बी नॉर सी। देखिए कोई भी फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर अगर हम खरीद रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो फिक्स एसेट की कोई भी परचेज, कोई भी ऐसा खर्चा जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, कोई भी ऐसा खर्चा जो नॉन रेकरिंग नेचर का हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए नेक्स्ट, ए कोल माइन वाज परचेज्ड फॉर ₹10 लाख, हमने कोल माइन खरीदी। इट इज़ टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, येस इट इज़ टेंजिबल एसेट। इट इज़ वेस्टिंग एसेट, येस इसकी वैल्यू भी कम होती है, डेप्रिसिएशन होती है, उसी को वेस्टिंग एसेट बोलेंगे। इट इज़ नॉन करंट एसेट, बिल्कुल ये फिक्स एसेट है, ऑल ऑफ द अबव, सो ये सारे ही हैं, तो डी इसका आंसर रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अगर किसी कस्टमर के बिहाफ पे गारंटी दी जाए तो क्या है? इट्स ए करंट लाइबिलिटी? नहीं, करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी है। नॉन करंट लाइबिलिटी यानी जिनकी पेमेंट आपको मोर देन 1 ईयर करनी है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो ये वो नहीं है। इट इज़ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, येस इट इज़ ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटीज़ जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है, तो अगर आपने किसी कस्टमर की गारंटी दी है तो आप पर वो लाइबिलिटी तब आएगी फ्यूचर में जब वो कस्टमर वो पैसा देने के लिए मना कर देगा। तो ऐसी लाइबिलिटी जिसका होना या ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, सी इज़ द राइट आंसर। इट्स ए फिक्स लाइबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ये नहीं है। नेक्स्ट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक क्या है? इट इज़ करंट एसेट्स, येस इट इज़ करंट एसेट्स। इट इज़ लिक्विड एसेट्स, येस लिक्विड एसेट वो होते हैं जो इक्विवेलेंट कैश होते हैं, कैश के इक्वल होती है, तो लिक्विड एसेट्स भी है, इसलिए आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि आप फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करो लेकिन फ्यूचर्स गेंस को रिकॉर्ड ना करो। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, टेक इनटू अकाउंट ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड ऑल फ्यूचर लॉसेस। गलत, ये कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स को आपने रिकॉर्ड नहीं करना लेकिन लॉसेस को करना है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट बट लीव ऑल फ्यूचर लॉसेस, कि फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करो लेकिन लॉसेस को नहीं, ये भी गलत। सी ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट, बिल्कुल सही। तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि फ्यूचर लॉसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट, स्टॉक को हम किस वैल्यू पे जो है रिकॉर्ड करते हैं? मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज हायर, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर। ये तो बड़ी बार आपने किया भी है, तो दोनों में से जो कम होगा उस प्राइस पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव द इफेक्ट ऑफ, इसका इफेक्ट किस पे आता है? ऑप्शन ए ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, गलत, क्योंकि हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक को हम किस प्राइस पे करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में से विच एवर इज लेस। तो अगर हम कम प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे तो ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी एसेट्स की, ओवर स्टेटमेंट का मतलब ज़्यादा वैल्यू दिखाना। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, बिल्कुल एसेट्स की जो है एसेट्स हमें कम वैल्यू में दिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्टॉक की कॉस्ट अगर मान लो 1 लाख है और मार्केट प्राइस उसका 90,000 है, तो ऑब्वियसली हम 90,000 पे रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू कम दिखेगी 10,000, इसी को कहते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs, अगले 20 MCQs हम कल के सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।